डियर स्टूडेंट्स, आज हम दबाव समूह का मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन करते वक्त हम देखेंगे कि दबाव समूह की राजनीतिक व्यवस्था में क्या भूमिका होती है, पक्ष में और विपक्ष में। सबसे पहले हम पक्ष में देखते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका वास्तव में उसके कार्यों को भी प्रकट करती है। सामान्यतः एक लोकतांत्रिक समाज व शासन में विभिन्न दबाव समूहों की भूमिका देखने को मिलती है। जैसे विभिन्न हितों से संबंधित अनेक वर्ग जिन्हें राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। विभिन्न दबाव समूह ऐसे वर्गों के हितों को संगठित मांग के रूप में शासन के सामने रखते हैं। यह एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और दबाव समूह इन सदस्यों की मांगों की इस भिन्नता में तालमेल बैठाते हैं। वे प्रायः मध्य मार्ग अपनाते हैं और इस तरह वर्गीय एकता को बनाए रखते हैं। एक ही समाज में ऐसे वर्ग पाए जाते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं और इनमें से प्रत्येक वर्ग शासन सत्ता पर अपना प्रभाव स्थापित करके अपना पूरा हित करना चाहता है और विरोधी वर्ग की हानि करना चाहता है। विभिन्न विरोधी वर्गों से संबंधित दबाव समूह एक दूसरे के प्रभाव को सीमित करते हैं और इस प्रकार अंत में उनके बीच विवेकपूर्ण व व्यावहारिक संतुलन स्थापित हो जाता है। दबाव समूह अपने निम्नलिखित कार्यों के द्वारा लोकतांत्रिक शासन एवं व्यवस्था के संचालन में मदद देते हैं। जैसे दबाव समूह अपनी मांगों के समर्थन में लोकमत के निर्माण के साधनों का प्रयोग करते हैं और उनके इस प्रयत्न से लोकतंत्र में लोकमत के प्रशिक्षण का कार्य चलता रहता है। दबाव समूह समाज की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि वर्गों की मांगों को प्रस्तुत करके समाज में बहुलवादी रूप की रक्षा करते हैं और इस प्रकार शासन की निरंकुशता को सीमित करने में मददगार होते हैं। वर्तमान लोकतंत्र में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधियों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होता है और इस तरह व्यवस्थापिका में जनता का व्यावसायिक प्रतिनिधित्व नहीं होता। अतः अनेक दबाव समूहों का निर्माण व्यावसायिक हितों के आधार पर होता है और इस तरह से वे वर्तमान लोकतंत्र के एक प्रमुख दोष का अंत कर देते हैं। दबाव समूह विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके उम्मीदवारों के चयन में मदद करते हैं और उनके चुनावी प्रचार में मदद करके उन्हें धन की सहायता भी प्रदान करते हैं। दबाव समूह व्यवस्थापिका के सदस्यों तक उनके क्षेत्र की जनता की मांगों को भेजते हैं और इस तरह विधायकों व मतदाता के बीच पुल का कार्य करते हैं। दबाव समूह विशिष्ट समस्याओं पर विभिन्न तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करते हैं और विधायकों को इनसे अवगत कराते हैं। वे विशिष्ट समस्याओं पर अपनी राय भी प्रदान करते हैं और इस तरह विधि के निर्माण में मदद भी करते हैं। प्रत्येक दबाव समूह किसी वर्ग से संबंधित होता है और उस वर्ग के हितों का एकत्रीकरण और स्पष्टीकरण करता है, प्रतिनिधित्व भी करता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर लोकतांत्रिक शासन को पूर्णता प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के अंश को जोड़कर यह लोकतंत्र को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बना देते हैं। अब हम देखेंगे कि डिमेरिट्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं। प्रकृति से अप्रजातांत्रिक समूह कहा जाता है। दबाव समूह अपनी प्रकृति से ही अप्रजातांत्रिक होते हैं, इसलिए उनकी आलोचना की जाती है। प्रजातंत्र उत्तरदायित्व की मांग करता है, किंतु दबाव समूह अनुत्तरदायी ढंग से कार्य करते हैं। वे हितों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। दबाव समूह अपनी प्रकृति से ही संकीर्ण दृष्टिकोण के होते हैं। वे सार्वजनिक हित की तुलना में अपने हितों को प्रमुखता देते हैं। अपने
संगठन एवं साधनों द्वारा दबाव डालकर अनुचित मांगों को स्वीकार करा लेते हैं, भले ही इससे आम जनता को हानि पहुंचती हो। दबाव समूह अपने संकीर्ण हितों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए गैर कानूनी एवं अनैतिक साधनों को अपनाते हैं। वे विधायकों एवं प्रशासकों को रिश्वत देते हैं, अनुचित मनोरंजन करते हैं और ज़रूरत हो तो हड़ताल, रास्ता रोको, बंद, घेराव आदि के साथ ही हिंसक प्रदर्शनों का भी आयोजन करते हैं। इस अर्थ में फ्रेडरिक ने उन्हें शैतानी शक्ति कहा है। कमजोर वर्ग के हितों की उपेक्षा भी दबाव समूहों के द्वारा की जाती है। असंगठित और संगठित दबाव समूह इन कमजोर वर्गों की स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं। जैसे ईंट उद्योग में लगा श्रमिक वर्ग असंगठित है। ईंट भट्टा मालिक संघ इनको बंधुआ मजदूर बनाकर इनका शोषण करता है। असंगठित मजदूर वर्ग का शोषण ठेकेदारों द्वारा तथा असंगठित खेतीहर मजदूरों का शोषण संगठित भूमिपतियों के समूह के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय चरित्र को भी दबाव समूह कमजोर करते हैं, अपने अपने स्वार्थों पर बल देते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए गैर कानूनी अनैतिक दबावपूर्ण साधनों को भी अपनाते हैं। इससे साधारण नागरिक यह गलत निष्कर्ष निकालता है कि सार्वजनिक हित की तुलना में अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही बुद्धिमानी है और सफलता के लिए अनैतिक साधनों को अपनाना अनुचित नहीं है। इससे साधारण नागरिक के राष्ट्रीय चरित्र का स्तर गिरता है। समाज में अनेक वर्ग ऐसे होते हैं जिनके हितों में प्रत्यक्ष विरोध होता है और जब इनसे संबंधित प्रत्येक दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति हेतु कठोर नीति अपनाता है तो इन परस्पर विरोधी दबाव समूहों में स्पष्ट संघर्ष शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्र की एकता कमजोर होने लगती है। अतीत में भारत में भाषाई दबाव समूह ने राष्ट्रीय एकता को भय उत्पन्न किए हैं और वर्तमान काल में विभिन्न धार्मिक समूहों की नीतियां भावात्मक राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। विकसित पश्चिमी देशों में अनेक ऐसे औद्योगिक दबाव समूह हैं जो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। पश्चिम की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव समूह विकासशील देशों की आर्थिक व तकनीकी मदद ऐसी शर्तों के आधार पर करते हैं जो इन देशों के पर्यावरण को दूषित करती है, इनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाती है। इससे विकासशील और विकसित देशों के बीच वास्तविक सद्भाव में कमी आती है। इसके अलावा विकसित राज्यों में हथियार उद्योग एक ऐसे दबाव समूह हैं जो अफ्रीका व एशिया महाद्वीपों के विभिन्न इलाकों में ऐसे तनाव को पैदा करते हैं जो छोटे युद्धों को जन्म दे और उनके हथियारों की बिक्री हो। आधुनिक युग की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह पाए जाते हैं और इसलिए यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टि से दबाव समूहों के अध्ययन को आवश्यक माना जाता है। किंतु दबाव समूहों की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह किस तरह सक्रिय हैं, निष्कर्ष रूप में यह भी देख लेते हैं। भारत में अनेक प्रकार के दबाव समूह सक्रिय हैं और उनमें से अनेक पर्याप्त रूप से संगठित एवं क्रियाशील भी हैं, किंतु विशिष्ट हितों वाले दबाव समूहों की तुलना में परंपरागत हितों वाले दबाव समूह अधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली हैं। विभिन्न जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों एवं पंथों से संबंधित दबाव समूह अपने इलाके में अधिक प्रभावशाली हैं। वे राजनीतिक चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं और इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन दबाव समूह से अपना संबंध रखना होता है। पिछले कुछ वर्षों में परंपरागत हितों वाले दबाव समूहों के साथ ही अप्रतिमानी दबाव समूहों की संख्या एवं प्रभाव में भी वृद्धि हुई है। वस्तुतः परंपरागत हितों वाले कुछ दबाव समूहों ने भी अप्रतिमानी दबाव समूहों का रूप धारण कर लिया है।
भारत में अधिकांश परंपरागत दबाव समूहों व अप्रतिमानी दबाव समूहों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने हितों की प्राप्ति की चेष्टा की है और इस प्रक्रिया में असफल होने पर उन्होंने स्वयं अपने राजनीतिक दल बनाने में भी संकोच नहीं किया है। अनेक क्षेत्रीय एवं स्थानीय दलों का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। विशिष्ट हितों वाले दबाव समूह ऐसे हैं जिन्हें हम उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली की दृष्टि से आधुनिक किस्म के दबाव समूह कह सकते हैं, किंतु इनमें से केवल व्यावसायिक हितों वाले दबाव समूह ही ऐसे हैं जिनकी तुलना में अमेरिका व ब्रिटेन जैसे विकसित लोकतांत्रिक राज्यों के दबाव समूहों से की जा सकती है। इन दबाव समूहों का अपना स्वायत्त रूप है और वे किसी राजनीतिक दल के अंग मात्र नहीं हैं। ये व्यावसायिक दबाव समूह अपने मुख्यालय दिल्ली एवं संबंधित राज्यों की राजधानियों में खोलते हैं और मंत्रियों, विधायकों या सांसदों तथा नौकरशाहों को नैतिक एवं अनैतिक साधनों द्वारा अपने प्रभाव में लाने की चेष्टा करते हैं। किंतु जहाँ तक श्रमिक संगठनों, कृषक संगठनों, छात्र व युवा संगठनों का संबंध है, उनका कोई स्वायत्त रूप नहीं है और ये संगठन राजनीतिक दलों की शाखा के रूप में आचरण करते हैं। इन दबाव समूहों की तुलना अमेरिका या ब्रिटेन आदि विकसित राज्यों के दबाव समूहों से नहीं की जा सकती। जहाँ तक गांधीवादी दबाव समूहों का संबंध है, उन्हें पश्चिमी अर्थ में दबाव समूह ही नहीं कहा जा सकता कि वे किन्हीं विशिष्ट और संकीर्ण वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और उनकी कार्यप्रणाली में उन तकनीकों का अभाव है जिन्हें दबाव समूहों का सामान्य लक्षण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकरण तथा राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति में वृद्धि हो रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विस्तार ग्राम पंचायतों तक हो रहा है तथा केंद्र व राज्यों में एक दल की प्रधानता में कमी आई है, वैसे वैसे ही विभिन्न दबाव समूहों की भूमिका में भी परिवर्तन आ रहा है। आज अधिकांश विशिष्ट हितों वाले दबाव समूह कमजोर स्थिति में हैं, किंतु क्रमशः उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही है और इससे यह संकेत मिलता है कि लंबे समय में जाकर ये दबाव समूह परंपरागत दबाव समूह से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो जाएंगे। दबाव समूहों की उपयोगिता और महत्व के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। अतीत में दबाव समूहों को अनावश्यक एवं हानिकारक समूह मानने की परंपरा थी। उन्हें लोकतंत्र की सहज प्रक्रिया में बाधक, संकीर्ण हितों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय एकता में बाधक तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का पतन करने वाला माना जाता था। किंतु आधुनिक युग में यह अनुभव किया जाने लगा है कि वे लोकतंत्र के संचालन के लिए आवश्यक समूह हैं। मायरन वीनर ने उन्हें लोकतंत्र के आवश्यक साधन कह दिया है। वस्तुतः दबाव समूहों की पारस्परिक क्रियाएं तथा शासन के साथ उनकी क्रियाएं कुल मिलाकर सार्वजनिक हित के बारे में संकीर्ण व एकांगी दृष्टिकोण का अंत करने में सहायक होती है और सार्वजनिक हित के बारे में एक ऐसे विस्तृत व उदार दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद देती है जो व्यावहारिक दृष्टि से समाज के विभिन्न वर्गों के अधिक अनुकूल हो। वर्तमान में यह माना जाने लगा है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अधिकांश दबाव समूहों की भूमिका नकारात्मक की तुलना में सकारात्मक अधिक है। इसके साथ ही यह वास्तविकता है कि दबाव समूहों के अभाव में आधुनिक लोकतंत्रों का संचालन संभव नहीं है। इस रूप में उन्हें लोकतंत्र का आवश्यक अंग माना जाने लगा है। किंतु इसके साथ ही इस तथ्य को भी स्वीकारना होगा कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे दबाव समूह भी मौजूद हो सकते हैं जो अपनी प्रकृति से ही कानून विरोधी हों अथवा अराष्ट्रीय हों। ये दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था में नकारात्मक विनाशकारी भूमिका निभाते हैं और ऐसे दबाव समूहों पर कठोर नियंत्रण रखा जाना सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।